शब्दों में देना है। 13 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में देना है, तथा 19 से 21 तक से 250 शब्दों में आपको आंसर देना है। आइए हम प्रश्न शुरू करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी में देखा गया, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आयु, परिपक्वता, स्वास्थ्य। उपयुक्त में से जन्मजात, आयु, अर्जित आदि माना जाता है। उपयुक्त में से सही होगा। अगला है, शरीर लक्षण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। आल्फोर्ड, क्रेमसेन ने, फायर ने, यूंग ने। कौन किया था? तो क्रेमसेन ने किया था। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप बीमारियां उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण से। चित्र कथानक परीक्षण टीएटी रोजमर्रा के मापन किस विधि के लिए किया जाता है? तो इस विधि में प्रेक्षण विधि आपका है, निरीक्षण विधि है, वाक्पूर्ति है, प्रश्नावली विधि है। तो यह जो है प्रेक्षण विधि में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन संख्या, निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रकृत नहीं है? इसमें देखना है कौन सी आपदा प्रकृत नहीं है। भूकंप है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा है, प्राकृतिक आपदा है। सांप्रदायिक दंगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या अगला है, व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख कारक। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व होता क्या है? देखें, व्यक्तित्व में देखा गया, व्यक्तित्व के विकास को उत्तरदायी 2 प्रमुख कौन कौन से कारक हैं? इनको प्रभावित करने वाले कारक में देखा गया, व्यक्ति का मनोशारीरिक है, प्रश्नावली विधि है। इनमें प्रथम में आनुवंशिक 2 कारक में लिखेंगे, आनुवंशिकी कारण है और दूसरा पर्यावरण। ये 2 प्रमुख कारक हैं जो ये आनुवंशिक में उन कारकों और गुणों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रभावित करने के प्रमुख कारक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन जितना है उतना 25 शब्द में हमें आंसर देना है। संतुलित व्यक्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, संतुलित व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व मापन में देखा गया है कि संतुलित व्यक्ति कौन होता है। एक अच्छे व्यक्ति में क्या क्या क्षमताएं होती हैं, तो ये प्रभावित करने के कारक हैं। लेकिन इसमें संतुलित व्यक्ति में बहिमुखी विकास होता है और अंतर्मुखी विकास होता है। ये 2 प्रमुख रुचियां होती हैं जिसमें दोनों का वर्णन मिलता है। तो 2 प्रमुख ही विशेषताएं हैं। प्रश्न आता है, शाब्दिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो शाब्दिक परीक्षण में देखा गया, शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, चौथा, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण में भाषा का प्रयोग होता है। ये शिक्षित व्यक्ति पर ही लागू हो सकता है, क्योंकि ये शाब्दिक परीक्षण जो है
शाब्दिक सामूहिक परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रमुख रूप से। और ये कौन कर सकता है? ये शिक्षित ही व्यक्ति शाब्दिक परीक्षण कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 5वां, वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण लिखिए। वायु प्रदूषण उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण है। पहला है धुआं, नंबर 2 धूल, और धुआं ले लीजिए और धूल ले लीजिए, या अन्य कारण भी लिख लीजिए वायु में मिले हुए। वायु प्रदूषण को दूषित करने वाले 2 प्रमुख कारण धूल और धुआं, कल कारखाने फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएं आदि जो है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थ भी है वो भी वायु में मिलते हैं। तो विभिन्न कारण है, सिर्फ हमें 2 का नाम लिखना था, ये 2 का हमने नाम बता दिया। इनके बाद आता है प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने दिया था? तो प्रथम बुद्धि के देने वाले बहुत से वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम मुख्यतः बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने भी पारित किया था, स्पीयरमैन ने भी पारित किया। टर्मन, एक संक्षिप्त भाषा में कहा जाता है, टर्मन भी बुद्धि परीक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन सर्वप्रथम माना जाए तो 1905 में बुद्धि परीक्षण का प्रथम बीने साइमन ने किया था। बीने साइमन, इन्होंने अपना प्रथम बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी, जिसमें दिया गया सीखने के पठार से तात्पर्य बताइए, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो सीखने के पठार में बच्चों में सीखने सिखाने का पठार बुनियादी ढांचा है, जिसमें सीखने की शिक्षा दी जाती है। सीखने के अधिगम में पठार में कौतूहल माना जाता है। अब इनके स्तर में देखा जाए तो बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो सीखने के पठार पर बालक की अवधारणाओं आदि पर प्रभावित होते हैं। इसी के आधार से भाषा चिंतन में भी देखा गया, शिक्षार्थी के मूल्यांकन में भी देखा गया, पृष्ठभूमि में भी देखी गई, आदि ऐसी सीखने का पठार जो है आनुवंशिक वातावरण में भी देखा गया। तो आइए हम सीखने के पठार के विषय में देखते हैं। सीखने का पठार से तात्पर्य क्या है? फिगर इनका है, बच्चा है, शिक्षक है, क्षेत्र है, जिसमें सीखने की शिक्षा सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसमें बच्चा अपने अधिगम और सृजन के माध्यम से सीखता है। अध्यापन बुनियादी क्रियाओं के लिए बोधक्रम अभिक्रिया का निश्चित समावेश होता है, जिसमें बाल केंद्रित प्रोग्रामिंग शिक्षा, समाज पूर्व अधिगम, सतत मूल्यांकन आदि शिक्षार्थी के लिए होता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताइए। देखिए, नर्वस सिस्टम में वृक्ष जैसी संरचनाएं होती हैं, इस तरह से, ये जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र
एक प्रकार का न्यूरल सिस्टम होती है जो हमारी केंद्रीय तंत्रिकाओं को नियंत्रित करती है, शरीर के समस्त कार्यों को नियंत्रित करती है। उसे ही न्यूरॉन कहते हैं अर्थात न्यूरल सिस्टम कहते हैं, जिसका चित्र इस तरह से होता है। एक वृक्ष की तरह इसका पेड़ संचित होता है जिसे हम न्यूरॉनियल नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्मृति की अनुकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। स्मृति क्या है? क्योंकि स्मृति एक ज्ञानवर्धक ज्ञान है जो बच्चों में निहित होती है। वाइगोत्स्की जिन पियाजे ने स्मृति के विषय में विभिन्न चिंतन प्रकट किया। स्मृति ज्ञान के अंतर्गत आने वाले जिस परिस्थिति में मानसिक, शारीरिक विकलांग आदि मंदबुद्धि, पिछड़े बुद्धि आदि बालक होते हैं, उनके सीखने की सोच, सीखने की अवधारणाएं अलग अलग होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं और उस कौशल के अनुरूप बच्चे सीखते हैं, जिसमें स्मृति के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस स्मृति के विषय में छविदस, ट्रिप्लिकास आदि ऐसे स्मृति के तत्व हैं। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक प्रगतिशील, माता पिता सामाजिकरण आदि खंडन, पर्यावरण स्मृति, आनुवंशिक स्मृति आदि पर ये आधारित स्मृति होती है। जैसे स्मृति अनुकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। स्मृति की अनुकूल परिस्थिति बालक जिस पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है और संज्ञानात्मक गुण प्रकट होता है। जिसके प्रति बालक जिस स्मृति अनुकूल में पलता है उसका ज्ञान उसी स्तर से विकास दर होता रहता है। जैसे जन्म से पूर्व, जन्म के बाद भी परिपक्वता होती है, ये भी स्मृति कला के ही अंतर्गत आती है। व्यक्तित्व और सामूहिक परीक्षण में अंतर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और सामूहिक परीक्षण में अंतर दीजिए। व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर ये जानिए। यदि मनोवैज्ञानिक परीक्षण को प्रसाधन विधि माना जाए तो शासन में प्रथम प्रशासन विधि के आधार पर देखा जाए तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का, प्रथम व्यक्तिगत और द्वितीय व्यक्तिगत। प्रथम व्यक्ति में परीक्षा लेकर और द्वितीय में सामूहिक रूप से परीक्षा संचालित करके दो विधियां निर्धारित की जाती हैं। प्रथम में व्यक्ति द्वारा और दूसरे सामूहिक में लेकर परीक्षण किया जाता है। तो इन दो परीक्षणों में देखा गया गुण और दोष। प्रथम परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, जिसमें शाब्दिक परीक्षण होता है और क्रियात्मक। शाब्दिक परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु परीक्षार्थी को लिखकर कुछ प्रश्नों को उत्तर देने पड़ते हैं। व्यक्तिगत में कुछ प्रश्नों को लिखकर व्यक्ति को देने पड़ते हैं, जबकि क्रियात्मक में इनके दो चरण है, क्रियात्मक, शाब्दिक और क्रियात्मक। क्रियात्मक में बुद्धि परीक्षणों को कुछ स्थूल वस्तुएं या उपकरण प्रदान किए जाते हैं और उनसे कुछ सुनिश्चित एवं विशेष प्रकार की क्रियाएं करने को कहा जाता है। उन्हीं क्रियाओं के आधार पर इनकी बुद्धि की मापन किया जाता है। तो इनके गुण क्या है? व्यक्तिगत के गुण क्या है? तो प्रश्न बहुत लंबा होता जा रहा है, 60 में करते हैं। इनके गुण में देखिए,
व्यक्तिगत बुद्धि छोटे बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इन परीक्षणों में परीक्षार्थी परीक्षक के व्यक्तिगत संपर्क में रहता है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षार्थी के भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। आदेश निर्देश संबंधी कठिनाइयां का तत्काल निरावरण किया जाता है। ये इनके गुण होते हैं, किसके? व्यक्तिगत के। ये दोष है बुद्धि परीक्षण की केवल विशेषज्ञ द्वारा संभव होती है। इसके माध्यम से सामूहिक बुद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। किसके? व्यक्तिगत द्वारा। समय और धन दोनों से अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रयोग किए जाने वाले सामग्री अपेक्षा काफी महंगे पड़ते हैं। तो ये व्यक्तिगत के हैं। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अब हम सामूहिक के विषय में अध्ययन देते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण टर्मन और थॉर्नाइक ने दिया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की परिमाणों के कारण कुछ समय बाद एक ऐसी पद्धति की मांग की जाने लगी जिसमें कम समय से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा संपन्न हो सके। इसी को सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में युद्ध में प्रवेश किया तो लाखों की संख्या में कुशल सैनिक की आवश्यकता पड़ने लगी। कुशल सैनिक और अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी। इसको टर्मन और थॉर्नाइक ने मनोवैज्ञानिक प्रयास करके दो प्रकार का सामूहिक परीक्षण किया। एक जिसका नाम एक आर्मी अल्फा नाम दिया और एक आर्मी बीटा। एक बीटा के नाम से दिया और एक अल्फा के नाम से दिया सामूहिक में, जिसमें उन्होंने कहा कि शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक समूह परीक्षण में भाषा का प्रयोग होता है, वे शिक्षित व्यक्ति पर ही लागू होता है, जबकि अशाब्दिक में सामूहिक परीक्षण में प्रकृति और चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जो अनपढ़, अर्धशिक्षित और विदेशी लोगों के लिए किया जाता है। अब इनके गुण इनके क्या थे? समय और धन दोनों की काफी बचत होती थी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में यह जरूरी नहीं होता है कि परीक्षक विशेषज्ञ या विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हो। जांच का कार्य तो आजकल मशीनों द्वारा होने लगे हैं। विभिन्न स्थानों पर एक साथ ही एक प्रकार की परीक्षा का संचालन होता था। ये परीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ है क्योंकि एक ही परीक्षा पूरे समय को एक समान आदेश पर लागू होता है। दोष इसके क्या है? दोष में देखा गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थियों को मनोदशा से परिचित नहीं हो पाता था। परीक्षार्थी आदेश भली भांति नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से अधिक गलतियां होती थी। यह ज्ञात नहीं हो पाता था कि परीक्षार्थी अभ्यास से रटकर या सोच समझकर कैसे परीक्षण पदों को हल करे। साथ ही साथ परीक्षणों का निदान और उपचार सापेक्षिक रूप से कम महत्व था। परीक्षण आवेश कम विश्वसनीय था। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण हुआ। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, जबकि हमें 50 शब्दों में ही देना था। इसके बाद अगला है पूर्व ग्रह से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित दिखाइए। पूर्व ग्रह से आप क्या समझते हैं? माने पूर्व ग्रह वह ग्रह है जो मनुष्य के जीवन में पहले से आए हुए क्रियाकलाप को दोहराता है, पूर्व ग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे जॉन मेंडल टर्मन ने CSC वैज्ञानिक ने चूहे और बिल्ली और कुत्ते पर प्रयोग करके यह सत्यापन किया। थॉर्नाइक ने भी यह सत्यापन किया कि पूर्व ग्रह से किस तरह से बिल्ली उस भोज्य पदार्थ को पाने के लिए अकथक प्रयास की, जैसे चिंपैंजी ने किया था। तो इसी तरह से ये उदाहरण में सत्यापित होता है। 12वां क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित किया, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि क्या है? बालक की वास्तविक आय और मानसिक आयु के अनुपात को, बालक के मानसिक आयु के अनुपात को वास्तविक आय, सूत्र है वास्तविक आय प्लस मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि परिभाषा यही है कि बालक की वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु के अनुपाती भाग को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि वह अवधारणा सर्वप्रथम वैज्ञानिक इनको बीने साइमन ने दिया था।
बुद्धि का। बीने साइमन ने दिया था। जो 100 के भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो यह सूत्र लिखने के लिए बोला है, तो सूत्र आपका है, लिख देते हैं। उपलब्धि बुद्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये सूत्र है। इस सूत्र पर यह प्रश्न जो है हल होता है। तो सूत्र ज्ञात करने का सूत्र लिखिए और उसकी परिभाषा लिखिए। ये हो गया 60वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीखने में दर्पण लेखन संबंधी प्रयोग लिखिए। भाई देखने सीखने में दर्पण लेखन, सीखने में दर्पण लेखन क्या है? शैक्षणिक स्तर में देखा गया, शैक्षणिक स्तर में शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे बढ़ता गया, उसमें कुछ सामग्री आती गई और उस सामग्री को सीखने के लिए विभिन्न प्रेरणा मिली, जिसमें सीखने के दर्पण लेखन के नाम से जाना जाता है। अब इस दर्पण के अंतर्गत हम करके सीखते हैं, थर्नाइक द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, प्रत्यक्ष और त्रुटि द्वारा, प्रतियोगिता द्वारा, प्रशंसा और निंदा का अनुकरण द्वारा, ये तमाम उनके दर्पण लेखन संबंधी प्रयोग किए गए हैं, जिसके प्रयोग से यह प्रक्रियाएं जो है सीखने की नई नीति आती हैं। सीखने में दर्पण लेखन संबंधी प्रयोग में देखा गया कि विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी है, जिसमें सीखने के लिए कई गुण प्रकट किए गए। कलात्मक है, ध्वनि है, बहुकारकी है, सृजनात्मक है, लैंगिक है, अंतर्वृद्धि है। तो इस तरह से ये बहुत से क्रियाकलाप आते हैं, विषय वस्तु में पूरक आते हैं, जिससे सीखने के प्रमुख रूप सत्यापित होते हैं। कल्पना है, तत्परता है, अभ्यास है, सीखने का प्रबल सिद्धांत आते हैं। अनाविष्ट सूखा के दुष्परिणाम का उल्लेख कीजिए। अनाविष्ट सूखा के दुष्परिणाम लिखिए। भाई देखिए, सूखा जिस क्षेत्र में पड़ जाता है उससे क्या प्रभाव होते हैं आपदाओं में, मानव समाज में। अग्निकांड है, सूखा के कारण है। दुष्परिणाम पड़ने वाले जैसे फसल चक्र में अवरोध हो जाता है, अत्यधिक चराई। अनाविष्ट सूखा के दुष्परिणाम का उल्लेख कीजिए। सूखा से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जैसे सूखा की ऐसी आपदा जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित क्षेत्र में जल की कमी का अभाव हो जाता है और गंभीर आपदाएं घिर जाता है आदमी। विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव क्रमशः स्पष्ट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव अस्पष्ट होने लगते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि आपदा प्रभावित होती, फसलें सूखने लगती तथा क्षेत्र में खाद्य पदार्थ की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अनाज आदि के दाम बढ़ जाते हैं, गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। सूखे का प्रतिकूल प्रभाव क्षेत्र में पशुओं पर भी पड़ता है, क्योंकि उनकी पर्याप्त मात्रा में चारा और जल उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे क्षेत्र में दुग्ध और मांस आदि की कमी होने लगती है। कृषि कार्य घाटे जाने लगता है। अनेक कृषि श्रमिकों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। सूखा ऐसी दशा में कृषि उत्पादन की कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में कृषि आधारित कच्चे माल से अधिक औद्योगिक संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में संबंधित उत्पादों की कमी हो जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है तथा जीवन जीना दुर्भर हो जाता है। अतिरिक्त किसी क्षेत्र में नियंत्रण सूखों की स्थिति बने रहने से वहां के निवासी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है, जनसंख्या
जनसंख्या का क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने लगता है, सूखे की समस्या विकराल हो जाती है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी तथा भूखमरी की समस्या प्रबल होने लगती है। तो ये अनावश्यक सूखा के दुष्परिणाम होते हैं। फिर है समूह तनाव के कारणों पर प्रकाश डालिए। समूह तनाव देखिए मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के तनावग्रस्त होते हैं। समूह तनाव एक ऐसी श्रेणी है इसमें सामाजिक शिक्षण पद्धति, शिक्षा उपस्थिति, सामाजिक शिक्षा की उत्तरदायिता, प्रौढ़ के निसारवादी आदि ऐसी समस्याएं जो है इसमें आती है। समूह तनाव में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पर टिप्पणी दीजिए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर दीजिए। देखें, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। पहले अंतर्मुखी सुनिए। अंतर्मुखी में रुचि स्वयं होती है, जबकि सामाजिक कार्यों में रुचि न करके बराबर होती है। बहिर्मुखी में व्यक्ति की रुचि बाह्य जागृत होती है, सामाजिक प्रबल भावनाएं उत्पन्न होती है, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। जबकि अंतर्मुखी में चिंतनशील तथा चिंताओं से ग्रस्त होते हैं, जबकि ऐसे में ध्यान सदा समाज की ओर लगा रहता है। यही कारण है कि अंतर जीवन कष्टमय होता है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने में दृढ़ इच्छा जागृत होती है। किसमें? बहिर्मुखी में। जबकि संदेश प्रवृत्ति के कारण अपने कार्य में अत्यंत सावधान भी रहते हैं। आक्रामक, अहमवादी तथा अनियंत्रित प्रवृत्ति के होते हैं। किसमें? बहिर्मुखी में। जबकि इसमें अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं। इनका व्यवहार आज्ञाकारी और लेकिन जल्द ही घबरा जाते हैं। आत्मा केंद्रित और एकांत प्रिय होता है। जबकि इसमें प्राचीन विचारधारा के पोषक होते हैं। धारावाह बोलने से मित्र व्यवहार करने वाले होते हैं। शांत और आशावादी होते हैं। इसी के साथ अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। जबकि इसमें परिस्थिति आवश्यकता अनुसार जो व्यवस्थित होते हैं, शासन नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं और जल्दी घबराते भी नहीं हैं। तो ये अंतर्मुखी की रचनाएं हो गई। स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति, एक मिनट, विस्मरण पर प्रकाश डालिए। नहीं,
देखें स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति के प्रकार, जैसे स्मृति याददाश्त, जैसे चिंतन कहते हैं। चिंतन कितने प्रकार का होता है? मन ये कई प्रकार के कालों में व्यवस्थित किया जाता है। अंतर्मुखी चिंतन, स्मृति या रुचि, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, स्मृति। इनसे स्मृति उत्पन्न करने के उपाय, छोटे बालकों में अधिक रुचि उत्पन्न होती है तथा किसी नीरस विषय को बालक विशेष रूप से देखता है। ऐच्छिक अनैच्छिक विधियां होती हैं। स्मृति के अंतर्गत वह अवधान शिक्षा उत्पन्न होता है। इनके स्रोत जन्मजात से होता है। ध्यान केंद्रित होते हैं। प्रेरणा एक प्रकार की इसमें होती है और यह प्रेरणा जो है जन्मजात अर्जित प्रेरक के द्वारा ही होती है। इसके बाद विस्मरण कारणों पर प्रकाश डालिए। विस्मरण माने याद करना। किसी भी तथ्य को बच्चों में यह गुण बालक की रुचि पर उत्पन्न होता है, जिसमें ऐच्छिक अवधारणा और अनैच्छिक अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या उद्दीपन पर अपनी समस्त चेतनाओं को केंद्रित कर लेता है, उसे हम विस्मरण के कारण समझते हैं। कारण विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इस रुचि में, स्मृति में बालक अपने जन्मजात स्मृति और अर्जित दोनों तरह से परिपक्व होता है और मूर्त ज्ञान धारणा उत्पन्न होती है। इनके विभिन्न दंड हैं, जैसे त्रुटि पर रोक है, अपराधी है, अपराधी नियंत्रण है, अनुशासन है आदि प्रक्रियाएं जो है विस्मरण पर होते हैं। कृपया इस बुक के माध्यम से इसे अधिक से अध्ययन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पलवाल के प्रयोग पर अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम में पलवाल जी अपने प्रयोग पर पलवाल ने विभिन्न प्रयोग दिया। नैतिक अनुबंध को विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पाइकेट, जीन पियाजे और कोहलर वाइगोस्की, ये तीनों अपने मतों के अनुसार पलवाल ने यह अपना प्रयोग किया। प्राचीन अनुबंध
प्राचीन अनुबंध पालों के प्रयोग और क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये बुक से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। नैमित्तिक अनुबंध को विस्तार से समझाइए, इसके लिए हमें समय चाहिए। व्यक्तिगत परीक्षण आपको हम देते रहे हैं। क्योंकि समय के अभाव में पूरे विस्तार से हम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण की प्रेक्षण विधिया का वर्णन कीजिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले परीक्षण को व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले परीक्षण को व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण एक जटिल उपयोगी कार्य है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की उपयोगी भी सिद्ध होता है। तो ये इसकी परिभाषा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रेक्षण विधि पर प्रकाश डालिए। प्रेक्षण विधि, इसमें समस्त रूप से बाहरी आंतरिक गुणों को समग्र रूप में व्यक्तिगत कहा गया है। इनके परीक्षण में आत्मनिष्ठ विधियां को भी अपनाया गया। इन विधियों में सामान्य परिचय निम्नलिखित है और इस विधि में हम वर्णन देते हैं प्रेक्षण विधि का। प्रेक्षण विधियां में निम्नलिखित विधियां हैं। पहला प्रश्नावली विधि है, प्रेक्षण विधि है। प्रश्नावली विधि में इस विधि के अंतर्गत प्रश्नों को तत्काल बनाकर एक व्यक्ति को दिया जाता है तथा जिसके व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति द्वारा किए गए उत्तर विश्लेषण करके परीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेता है, जो प्रेक्षण विधि कहलाती। व्यक्तिगत इतिहास विधि में इस विधि के अंतर्गत अनेक सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक जीवन आदि सूचनाएं इसमें अंकित होती हैं। तीसरी विधि होती है भेंट और साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने पर वह विधि सरकारी नौकरियों में चुनाव के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। भेंट और साक्षात्कार के दौरान परीक्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा आत्म परीक्षण विधि लेखन जिसमें है। इसमें परीक्षा जीवन के किसी पक्ष से संबंधित एक शीर्षक पर परीक्षार्थी को अपने जीवन में जुड़ी आत्मकथा लिखने को कहा जाता है। परीक्षार्थी द्वारा किए गए विवरण को विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रेक्षण विधियां इनकी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? बैटरी और भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण पर प्रकाश डालिए। प्रश्न देख लीजिएगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हमने आपको बता दिया। इसी के साथ अगला है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण से क्या समझते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण से क्या आशय है? इनके सामान्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण जब हम देखते हैं तो प्रकृति में प्रदूषण से आशय। पर्यावरण प्रदूषण सामान्य अर्थ से कहा जाता है आशय कि हमारे पर्यावरण को दूषित हो जाना। पर्यावरण का एक निर्णय प्रकृति ने किया है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्वों का अनुपात एक रूप में बदलने लगता है जिसका सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, यह संभव हो जाता है, इसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए यदि पर्यावरण को मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर किसी अन्य विषैले गैस का मिलना तथा जल नभ जैसे कहा जाता है, प्रदूषण में जल प्रदूषण है, वायु है, ध्वनि है, मृदा है आदि सब में मिले हुए अवांछित पदार्थ मिलते हैं तो ये दूषित होने लगता है, जिसे हम प्रदूषण का रूप देते हैं। इनके सामान्य कारण हैं प्रदूषण के। औद्योगिक इकाइयां हैं, देखिए पॉइंट्स देते रहे। औद्योगिक इकाई है, दिन पर दिन मानव अपने औद्योगिक इकाई को प्रगत करते जा रहा है, जिससे जो वायु प्रदूषण का कारण उत्पन्न हो रहा है।
औद्योगिक इकाई में जैसे नदी में बहाव, मोड़, खनिज पदार्थ, गैस, विभिन्न प्रकार के दोहन, अंधाधुंध, पेड़ों की कटाई, औद्योगिक कारखाने, चिमनियाँ आदि, कारखाने से कचरे आदि ये नदियों में छोड़ते हैं। ये सारे जो है औद्योगिक इकाई के रूप में जाते हैं। वाहित मल है, खुले शहरों में मकानों के निकलने वाले मलमूत्र सीवर नदी, तालाब और झीलों में डाल दिया जाता है। उनके जल को प्रदूषित कर दिया जाता है। इस जल से विसर्जित दुर्गंध वायु प्रदूषण को दूषित करती है। तीसरा है घरेलू अपमार्जक पदार्थ जैसे होते हैं घरों में, अस्पतालों में आदि की साफ सफाई में विभिन्न प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि प्रयुक्त होते हैं जो नालियों में, नदी, तालाबों, झीलों में छोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल विषैले बनते हैं जो वायु को प्रदूषित होते हैं। तीसरा नंबर है कूड़े करकट और मृत जीवों का सड़ना। कूड़े करकट के ढेर, मृत जीवों से जो दुर्गंध उठती है उससे वायु प्रदूषित होता है। लाशों के सड़ने से अमोनिया गैस निकलती, जल दोनों ही प्रदूषित होते हैं। प्रकृति में अनुचित पांचवा प्रकृति का अनुचित शोषण। भौतिक विकास हेतु मानव प्रकृति का बेदर्दी से शोषण करता चला जा रहा है। वह जंगलों को उजाड़ कर काटता चला जा रहा है, जंगलों की कटाई करते चला जा रहा है। ये सारे कार्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार से शोषित होता है। भूस्खलन है, सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, वनों की अंधाधुंध कटाई के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ये सारे कारण जो है दूषित हैं। दूसरा है रासायनिक तत्वों का वायुमंडल में मिश्रण। निरंतर उत्पन्न होने वाले धुएं से रासायनिक तत्व वायुमंडल में मिल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, निरंतर मानव को प्रभावित करता है। सांद्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड निरंतर मानव को सता रही है। इसके फलस्वरूप दम घुटने लगता है, उल्टी आने लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के वायुमंडल में मिलने से फेफड़े में बीमारियां होती हैं, आंखों में जलन उत्पन्न होती है। वायुमंडल में रासायनिक गैसों की अधिक मात्रा से अम्लीय वर्षा और भय बना रहता है आदि ऐसे जो है कारण होते हैं। इनके बाद स्वचल निर्वातक, जेट, विमान, ट्रेन, मोटर, ट्रैक्टर, टेम्पो आदि दिन रात दौड़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल धुएं से अनेक प्रकार से गैसें निकलती हैं जो सीधे वायु में ही मिलती है और वायु में जाने के बाद हमें दूषित करती हैं। तो ये विभिन्न प्रदूषण के कारण बनते हैं जो हमें दूषित करते हैं। इसी के साथ साथ कीटनाशक पदार्थ हैं। फसलों को पैदा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशक औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे अधिक उत्पादन की चॉइस कहते हैं। विभिन्न चूहे, कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं को मारने के लिए खेतों और उद्यानों में छिड़के जाते हैं जैसे DDT, फिनाल आपका है, क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये काफ़ी हानिकारक पदार्थ हैं जिनके छिड़काव से मछलियाँ मर जाती हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, सूक्ष्म जीव को, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो सामान्य कारण बनते हुए हैं। इसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण है। नाभिकीय स्रोत से विस्फोट के फलस्वरूप जल, स्थल, वायु में रेडियोधर्मी प्रवेश करते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें मानसिक डिसबैलेंस, मेंडुलम डिस्टर्ब आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियां मानव में उत्पन्न होती हैं। ये समस्त कारण उत्पन्न हो रहे हैं जो मृत्यु के कारण हैं। तो आइए इनके कुछ हम उपाय भी आपको दे देते हैं। उपाय पर टिप्पणी देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय में पर्यावरण हमारे प्रदूषण को नियंत्रण सामान्य रूप से निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। औद्योगिक संस्थानों से कठोर निर्देश जारी किए जाए। वे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास उपाय करें। इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त ऊंची चिमनियां लगाई जाए तथा उसमें उच्च कोट के छन्ने लगाए जाए। औद्योगिक संस्थानों में विसर्जित होने वाले जल को पूर्ण रूप से उपचारित करके ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। यही नहीं नदी में छोड़ा जाना चाहिए। यही नहीं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जहाँ तहाँ यांत्रिक मशीनों का प्रयोग किया जाए तथा
अवरोधक लगाने होने चाहिए। औद्योगिक संस्थानों आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। वाहनों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है। वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। वाहनों में इंजन की समय समय पर जांच कराई जाए तथा उनकी साफ सफाई किया जाए। ईंधन में होने वाले मिलावटी को भी रोका जाए जिससे मोटर गाड़ियां खराब होती हैं, अधिक से अधिक उत्पन्न होती हैं। जन सामान्य को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत होना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने का हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है, अतः इसे नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रत्येक कारण को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा उनके निवारण का भी उपाय भलीभांति किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है मानव व्यवहार में पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए वायु प्रदूषण से मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव के विषय में विस्तृत अध्ययन दीजिए। मानव जीवन को पर्यावरण प्रदूषित प्रभावित करता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए वायु प्रदूषण से मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखें, इस स्तर से देखा जाए प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव जीवन पर पर्यावरण दो भागों में प्रभावित होता है। पहला क्वेश्चन इस पर मानव व्यवहार को पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है, इस पर बातें हैं। चूंकि मानव जीवन को प्रभावित करने वाला प्रदूषण अध्ययन की सुविधा और प्रभावों को भिन्नता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पर्यावरण को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है मानव की दृष्टि से। नंबर 1 सामाजिक पर्यावरण, नंबर 2 प्राकृतिक पर्यावरण, नंबर 3 सांस्कृतिक। ये 3 पर्यावरण है। इनके विषय में देखा जाए सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो पर्यावरण का द्वितीय घटक सामाजिक पर्यावरण ही है। सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है। पर्यावरण के इस घटक में संपूर्ण सामाजिक ढांचे को सम्मिलित किया गया है, इसलिए सामाजिक संबंधों का पर्यावरण भी कहा जाता है इसी को, जिसमें प्रमुख अंग है परिवार, आसपास पड़ोस, नाते रिश्ते हैं, खेल के साथी हैं, समूह है, समुदाय है, विद्यालय है, असेंबली है, अन्य आते हैं जो सामाजिक पर्यावरण के परिक्षेत्र में आते हैं। दूसरा है प्राकृतिक में देखा गया पर्यावरण के इस वर्ग के अंतर्गत हम इन समस्त प्राकृतिक शक्तियां एवं कारकों को सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। इस स्थिति में पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति समस्त जीव प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं और ये सारे जो मिलकर प्रकृति को घटक बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण ही पर्यावरण का प्रमुख घटक माना जाता है। पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने ही किया है। मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को पूरा करते ही नियंत्रण कर पाता है। समान रूप से पर्यावरण के अंतर्गत
प्राकृतिक पर्यावरण को जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो प्राकृतिक में आपके पर्यावरण जैसे आते हैं प्राकृतिक द्वारा, ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, ओलावृष्टि है और बाढ़ है, अग्नि है, ये सारी आपदाएं जो है प्राकृतिक द्वारा होती हैं। वर्तमान में यूक्रेन में चल रहा है, वहाँ आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वह आपदाएं मानव चरित आपदाएं हैं जो मानव द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। सांस्कृतिक आपदाएं देखा गया है। पर्यावरण में तीसरा घटक माना जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे परिवेश को समृद्ध किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण दो पक्षों में स्वीकार करता है, भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण और अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत मनुष्य द्वारा विकसित किए गए समस्त भौतिक अनियंत्रित संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण आदि, जिसमें धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, रूढ़वादी प्रथा, विश्वास, कानून आदि ऐसे ग्रुप आते हैं, समस्त ग्रुप आते हैं जो अभौतिक पर्यावरण का रूप रचना तैयार करते हैं और अभौतिक आते हैं। जबकि भौतिक में देखा गया जैसे दीपावली है, दशहरा है, ईद है, ये ऐसे धार्मिक त्योहार आते हैं जो कंपल्सरी त्योहार में मनाए जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये मानव जीवन को प्रदूषण प्रभावित करने वाले कारक सत्यापित होते हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में देखते हैं वायु में मिले हुए अवांछित पदार्थ को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में मिले हुए अवांछित पदार्थ को वायु प्रदूषण कहते हैं। इनके स्रोत क्या है? स्रोत है कल कारखाने, फैक्ट्री, ईंट भट्ठे से निकले हुए धुएं, कल कारखानों से निकले हुए धुएं, भूगड्ढों आदि से विषैले निकलते हुए गैस, सड़े गड़े स्थानों से निकलने वाली गैस आदि विभिन्न प्रकार के मदों से ये इनके स्रोत हैं, जिनसे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब आइए हम देखते हैं वायु प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मानव जीवन पर वायु प्रदूषण से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, अस्थमा रोग, दूसरा रक्तचाप रोग, तीसरा माइंड डिस्टर्बिंग, चौथा टाइफाइड, मलेरिया तथा सर्दी जुकाम आदि रोग, पांचवा माइंड डिस्टर्बिंग आदि ऐसे रोग जो है मानव शरीर में वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होते हैं। एलर्जी ये भी रोग है। तो यह जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जो प्रमुख स्रोत है जिससे वायु प्रदूषण से उत्पन्न होता है। इससे बचने के लिए प्रमुख उपाय हमें करना चाहिए। आता है मानव जनजीवन पर इनका प्रभाव। इसे कैसे रोका जाए, मानव जीवन से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखें, इसमें ध्वनि प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण आता है। ये सारे प्रदूषणों के विषय में अनिवार्य क्वेश्चन एक प्रदूषण पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको आता है, जिसमें जल प्रदूषण, दूसरा वायु, तीसरा ध्वनि, चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा रासायनिक प्रदूषण या शोर, रेडियोधर्मी प्रदूषण या शोर प्रदूषण, ये प्रदूषण होते हैं। इन प्रदूषणों के विषय में आप संक्षिप्त अध्ययन कर लीजिए। ये प्रदूषण किसे कहते हैं, मानव जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन कैसे बचाया जा सकता है,
इनसे बचने की उपाय, सांस तकलीफ जैसे कहा जाता है किससे होता है, तो हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन है, कारखानों की चिमनियों में धुआं निकलने पर किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के स्रोत ही माने जाते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं। इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मानव जीवन कैसे बचाया जा सकता है, इनके क्या उपाय हैं आदि, इन प्रदूषण से हमें अच्छी सीख लेनी चाहिए ताकि इस प्रदूषण से हम बच सकें। अब आता है प्रश्न अगला, जैसे ध्वनि प्रदूषण के विषय में हम भी कुछ दे देते हैं। जैसे आपको जल प्रदूषण समस्या नगरों को दूषित जल और मल की नदियों और झीलों से स्वच्छ जल में मिलने से रोका जाए। कल कारखानों से दूषित विषैले जल को नदियों और झीलों में जाने से रोका जाए। कल कारखाने मल मूत्र गंदगी युक्त जल का प्रयोग बायोगैस बनाने और सिंचाई के लिए प्रयोग प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए। सागरों को जल में आणविक परीक्षण न कराया जाए। नदियों के तटों पर शव ठीक से जलाया जाए करना चाहिए। आता है मानव जनजीवन पर इनका प्रभाव। चैनल पर